एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आप लोग को ऑलरेडी एजुकेशनल एडिक्शन की यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आप एफबी पर देख रहे हैं तो एजुकेशनल एडिक्शन के फेसबुक पेज को लाइक करें, ठीक है, फॉलो करें। अब देख लेते हैं। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे अपने वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ये क्वालिटी बताइए बच्चे की, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पर बच्चा क्या करता है कि अपने उद्दीपन के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रहणक्षम होता है, मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को वो ग्रहण कर लेता है। तो वो कौन से समय में चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लेगा, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी या फिर कौन सी अवधि होगी, ठीक है। तो क्या वो संवेदनशील अवधि हो सकती है जब बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण कर ले रहा है? क्या वो मुखर अवधि हो सकती है? देखो सिंपल सी बात है, अगर मुखर है, मुखर का मतलब समझते हैं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन करा, बच्चे ने क्विकली आंसर करा, तो उसको कहा जाता है मुखर, ठीक है। नमनीयता काल हो सकता है या फिर मानसिक अकर्मण्यता हो सकती है। देखो मानसिक अकर्मण्यता में बच्चा एकदम ग्रहणशील नहीं होता उद्दीपन के प्रति, ठीक है। ये होती है संवेदनशील अवधि। संवेदनशील समझते हो ना, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ग्रहण कर लेना, जैसा कहा जाए तुरंत उस बात को मान लेना, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया संवेदनशील अवधि, ठीक है। आपका मुखर नहीं है, नम्रता नहीं है, मानसिक अकर्मण्यता भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, देखें प्रैक्टिस सेट सबके पास होंगे, ओके। आप ना इसका डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है, इसी के बारे में टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन इजीली समझ में नहीं आया तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं यूथ पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं वो करा रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं प्रीवियस ईयर आपकी पढ़ाई के लिए, या फिर आपकी जो तैयारी है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर देते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्ध रूप से सटीकता से मापा जा सकता है। भाई कैसे पॉसिबल है, मतलब आप बच्चे के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चे से कैसे तुलना कर सकते हैं। देखें आपकी सीटेट में एक टॉपिक लगा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है कि ईश्वर ने हर बच्चे को अलग अलग बनाया है। मतलब कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह नहीं है। जब कोई बच्चा एक दूसरे की तरह नहीं है, उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, उनकी आदतें अलग अलग हैं, हर चीज़ में वो एक दूसरे से अलग हैं, तो फिर हम उनके विकास की प्रगति को एक दूसरे से कैसे तुलना कर सकते हैं। भाई ये तो गलत बात हो जाएगी ना, आपने ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज़, शुद्धता से सटीकता से कैसे मापा जा सकता है। देखो आप विकास को कभी माप नहीं सकते। विकास गुणात्मक पक्षों में होता है, ना कि मात्रात्मक पक्षों में, ठीक है। विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला खंड आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें दो निगेटिव कीवर्ड है। पहले सटीकता, ठीक है। सीटेट में सटीकता की तो कहीं कोई बात करेगा ही नहीं। अगर सटीकता आ जाए ना तो वो ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ आ गई, बच्चों के विकास में दूसरे बच्चों से तुलना, ठीक है। आपने एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करनी। तो ये एक कथन में दो आपके निगेटिव कीवर्ड आ गए। अब देखिए दूसरा तर्क क्या दे रहे हैं ये, विकास का स्वरूप व अनुक्रमण, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। भाई ये बात, आप इसको थोड़ा सा ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि अगर विकास जो है वो सभी लोगों के लिए समान है तो फिर सारे बच्चे डॉक्टर्स बन जाएंगे या फिर सारे बच्चे सिविल इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों में वैरायटी कहाँ से आएगी। फिर मतलब सपोज दैट आप ये समझ लीजिए, फिर आपको ड्राइवर कहाँ से मिलेंगे, कुक कहाँ से मिलेंगे, कुछ भी तो नहीं मिल पाएगा आपको। आप इमेजिन करके देखिए, आपको अगर डॉक्टर की ज़रूरत हो और अगर सब बच्चों का विकास एक जैसा हो, सब लोग की स्थितियाँ एक जैसी हों, सबकी दशाएं एक जैसी हों, तो फिर सब डॉक्टर बन जाएंगे ना। समझ रहे हैं ना। फिर आपका मकान कौन बना कर देगा अगर सब डॉक्टर बन जाएंगे। फिर तो कोई डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर के पास इलाज कराने भी नहीं जाएगा, फिर सब अपना इलाज खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ भी आपकी गलत हो गई, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, देखिए डी जो है, डी ऑप्शन सही है, आपका ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि बच्चे का द्वितीय समाजीकरण, देख लो यहाँ पर एक चीज को नोट कर लेना कि द्वितीय समाजीकरण की बात हो रही है। कब प्रारंभ होता है? जब वह स्कूल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, बच्चा स्कूल जाता है तो वो कौन सी अवस्था में जाता है? जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है ना, तब आप उसे स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल जो है वो द्वितीय समाजीकरण का अंग है, बिल्कुल क्लियर बात है। और क्या है? औपचारिक है। औपचारिक का मतलब होता है जहाँ पर स्थान निश्चित हो, समय निश्चित हो, विषय निश्चित हो और ये सारी चीज़ें ना निश्चित हो। अनौपचारिक वो होता है जहाँ पर आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किस में जा रहे होते हैं? आप बाल्यावस्था में जा रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बाल्यावस्था तो दो ऑप्शन में है, तो फिर आप कौन सी बाल्यावस्था माने? तो यहाँ पर ना सीटेड वालों को थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करा है। ये कह पारंपरिक बाल्यावस्था और यहाँ पर कहा है कि माध्यमिक बाल्यावस्था। लेकिन अगर आप इंग्लिश के टर्म पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली माने होता है शुरुआती। ठीक है, अर्ली माने क्या होता है? शुरुआती, यानी कि जो पूर्व की बाल्यावस्था होती है। ठीक है, या फिर जो शुरुआती बाल्यावस्था होती है। देखो जैसे बच्चा बाल्यावस्था में एंट्री करता है तुरंत आप उसको स्कूल भेज देते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि शुरुआती बाल्यावस्था। ठीक, बच्चा पारंपरिक बाल्यावस्था में विद्यालय जाना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे कि पारंपरिक क्या होता है? तो भाई आप अर्ली देख लीजिए। ठीक है, पारंपरिक कह लीजिए या फिर प्रारंभिक, यानी कि शुरुआती बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है? अपने विद्यालय जाना शुरू कर देता है। फिर वो मध्य में भी जाता है, उत्तर में भी जाता है, वो पूरी बाल्यावस्था में जाता है। लेकिन अगर आप कर दो कि मध्य बाल्यावस्था, तो फिर भाई शुरुआती बाल्यावस्था में क्या आप उसे घर पे बिठा लोगे? नहीं ना। इसीलिए पूरी बाल्यावस्था में बच्चा जाता है विद्यालय, लेकिन शुरुआत कहाँ पर हो जाती है? पारंपरिक या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था से। ठीक है, जैसे देखो बाल्यावस्था यहाँ से लेकर यहाँ तक चली। ठीक है, तो आपने जब बच्चे को यहीं पर विद्यालय भेज दिया तो फिर हम यहाँ का जिक्र क्यों करें? ये है प्रारंभिक, ये है मध्य और ये है बाद की। तो मध्य में कहेंगे फिर ये चीज़ जो है वो छूट जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसे भी नहीं छूटना है, हमें इसे भी इस चीज़ के अंदर ही ऐड कर लेना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखें, आपका राइट आंसर जो है वो बी ही है। ठीक है, किस चरण में बच्चा परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाता है तथा जो कथनों में तार्किक संबंध को देख पाता है और क्या कर पाता है? अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझ पाता है या फिर देख पाता है। क्लियर। अब देखो आप पहली चीज ये समझो, परिकल्पनात्मक होती क्या है? ठीक है, तो जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क होता है ये होता है आपका 11 से 15 वर्ष की आयु में। अगर आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन करा जाए कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर बच्चे के अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क आ जाता है, तो आपने कहना होता है कि भाई वो 11 से 15 वर्ष की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात क्या आ जाती है यहाँ पर? तार्किक संबंध। जब बच्चा कल्पना कर पाता है, परिकल्पना कर पाता है, तो सिंपल सी बात है वो लॉजिक यूज कर लेता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? वो अमूर्त चीजों के प्रति चिंतन कर लेता है। अब जो आपकी संवेदीय पेशीय अवस्था है उसमें तो ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो है वो पहली अवस्था है। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था पहली अवस्था है और उसमें बच्चा बहुत छोटा होता है। पूर्व संक्रियात्मक में भी बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि बच्चा उन्हीं चीज़ों के लिए थिंकिंग कर पाता है जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है। मतलब आप बच्चे को कलम दिखा के तो पूछ सकते हैं कि बेटा आप इसके बारे में क्या कह सकते हो, बच्चा सोच समझ के बता देगा। लेकिन अगर कलम उसके सामने नहीं है, आपने इसे छिपा लिया ऐसे करके और फिर बच्चे से पूछा बेटा आप कलम के बारे में क्या जानते हो, फिर बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो दो कीवर्ड आपस में मैच हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारी चीज़ क्लियर हो गई। फिर हमें ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आया है जीन पियाजे से, पूरा लॉजिकल है। मतलब अगर आप ठीक से लॉजिक यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की
आलोचना है। देखो जहाँ पर आलोचना की बात आ गई तो जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो आपने पता है क्या करना होता है, आपने 3 ऑप्शन ये देखने होते हैं कि कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब वो जीन पियाजे के सिद्धांत के ही अंतर्गत हैं, और जो एक सपोर्ट नहीं कर रहा है वो ही उसकी आलोचना है। ठीक है, अब देखिए, बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर विकास निर्भर करता है ना, ये बात जीन पियाजे ने नहीं कही थी। अगर आपने वाइगोट्स्की को ध्यान से पढ़ा है तो वाइगोट्स्की ने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है ना वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, क्योंकि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने नहीं दिया था, वो दिया था वाइगोट्स्की ने। ठीक है, तो वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे का जो विकास निर्भर करता है वो किस पर करता है, वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर बात करता है। ठीक है, या फिर निर्भर करता है। बी ऑप्शन क्या होता है, देखो ये हमको पता चल रहा है कि ये जीन पियाजे की लाइन नहीं है, ये किसकी, वाइगोट्स्की की लाइन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं सस्पेक्टेड। ठीक है, सस्पेक्टेड कर दिया हमने इसे। अब देखो वी ऑप्शन क्या होता है, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तो ये बात किसकी है, ये बात तो पियाजे भी कहता है अपने सिद्धांत में कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं है। ठीक है, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये भी किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। आपने वो क्वेश्चन देखा होगा ना कि बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है या फिर मात्रात्मक रूप में। ठीक है, तो उसका आप आंसर करते हो ना कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो ये भी राइट बात है। ठीक है, बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है, ये बात किसने कही थी, ये बात भी पियाजे ने ही कही थी। ठीक है, लेकिन जो पियाजे ने नहीं कहा है, जो कि वाइगोट्स्की ने कहा है एक आलोचनात्मक रूप से कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, यही वो आलोचना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आप क्या कर सकते हैं, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना यह है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, क्योंकि पियाजे के अनुसार जैविकता तथा विकास अधिगम के अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बालक के विकास का आधार आयु को माना है, जबकि सांस्कृतिक कारकों की भी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इससे क्या पता चला हमें कि जीन पियाजे ने किसको माना है, सामाजिक कारकों को ना मानकर विकास का आधार आयु को माना है। मतलब जितनी आयु होगी, जैसी आयु होगी वैसा बच्चे का विकास होगा। भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा जैविक कारक कम भूमिका निभाते हैं। इन्होंने कहा जैविक कारक जो सामाजिक कारक हैं, जैविक कारक हैं, वो कम भूमिका निभाते हैं। मतलब इस तरीके से अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो आप फिर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो वक्त ज़ाया करना ही हुआ। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया। देखो ये भी जीन पियाजे का क्वेश्चन था, ये भी जीन पियाजे का क्वेश्चन था, और ये भी 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से आ चुके हैं अब तक। ठीक है, जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की ने सीखने की समझ को प्रक्रिया से प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी है। आपने क्या करना होता है, ये पता करना होता है कि लेव वाइगोट्स्की किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं एंड जीन पियाजे किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर भी ना क्लियर हो तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और फिर उस शब्द को यहाँ पर रख कर देखना होता है। ठीक है, तो देखो जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की ने सीखने की समझ को, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ रखनी है जिसका सपोर्ट लेव वाइगोट्स्की और जीन पियाजे दोनों ने करा है। ठीक है, तो समझ को सक्रिय प्रक्रिया से निष्क्रिय प्रक्रिया, मतलब बच्चे को पहले एक्टिव करो बाद में उसे निष्क्रिय कर दो, ये तो बिल्कुल बेकार बात हो गई। मतलब पहले आपने जो क्या कहते हैं बॉम्ब होता है उसको एक्टिव करके कहीं पर लगाया है अपने दुश्मन के, और फिर गए अपने दुश्मन के, अरे भाई तेरे यहाँ बॉम्ब है, उसे जाकर डिफ्यूज़ कर दिया। तो भाई ऐसा थोड़ी ना करना होता है कि पहले उसको एक्टिव कर दो, सक्रिय कर दो और बाद में उसे निष्क्रिय कर दो। ठीक है, तो ये तो बात हमें बिल्कुल ही गलत लग रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा। सीखने की समझ को निष्क्रिय और सक्रिय, हाँ ये लगता है कि बच्चा पहले जो था वो निष्क्रिय था, मतलब एक्टिव नहीं था। फिर क्या होता है कि हमने बच्चे को, मतलब टीचर ने बच्चे को सिखाया और बच्चा क्या हुआ, एक्टिव हो गया, मतलब सक्रिय हो गया। ठीक है, चलो ये हो सकता है, अभी तो हमने 2 और पढ़ने, तो फिर हम इतनी जल्दी तो डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो यांत्रिक व्यवहारवादी, मतलब सीखने की समझ को पहले यांत्रिक करो और फिर क्या कर दो, प्रक्रिया से व्यवहारवादी कर दो। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं?
मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। व्यवहारवादी तो कहते हैं कि चीज़ों को व्यवहार में लाओ, और यंत्र का मतलब क्या होता है, मशीनरी सिस्टम, मतलब एक तरीके से बच्चे को बच्चा ना समझो, मशीन समझो और उसे सिखाना शुरू कर दो। ना भैया, ये तो नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है, व्यवहारवादी और यांत्रिक, वही बात को उल्टा कर दिया, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यांत्रिक तो नेगेटिव कीवर्ड है। एक बार को हम व्यवहारवादी तो थोड़ा सा मान भी लेते, लेकिन हम यांत्रिक को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब हमारे पास एकमात्र वो कहते हैं ना आखिरी चारा क्या बचा, निष्क्रिय और फिर सक्रिय। मतलब पहले बच्चा एक्टिव नहीं था, निष्क्रिय था, फिर हमने क्या किया, उसको सक्रिय कर दिया। क्लियर? बी हो गया आपका राइट आंसर। आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके पास ये प्रैक्टिस होगा। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? किसके अनुसार? लेव वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। पहले तो मुझे ये बताओ, लेव वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अगर आपको लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत का नाम पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि कौन सी चीज़ लेव वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत से मैच हो रही है, क्योंकि लेव वाइगोट्स्की तो यही कह रहा है कि अगर बच्चा सीख रहा है या फिर सीखने का आधार क्या हो सकता है लेव वाइगोट्स्की के अनुसार, मतलब जो लर्निंग हो रही है, जो अधिगम हो रही है, वो कैसे होगी? क्या वो सामाजिक अंतःक्रिया से होगी या फिर वो पुनर्वलन से होगी? देखो, पुनर्वलन का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं ना, स्किनर ने दिया था। ठीक है, या फिर दोहराव या फिर अभ्यास। देखो भाई, ये है निगेटिव कीवर्ड। ये क्या है? निगेटिव कीवर्ड। ड्रिल कराना, ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड है। अभ्यास कराना नेगेटिव कीवर्ड है। मैं आपको क्या करूँगी ना, लास्ट में जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर निगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड की एक पूरी लिस्ट दे दूँगी। ठीक है, देखो अभी नहीं दे सकती क्योंकि अभी आपने वो यूज़ कर लिए अगर और समझा नहीं तो फिर वो क्वेश्चन आप आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। जब आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा होगा आपको पता होगा कि कौन सा कीवर्ड किधर यूज़ करने से निगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उन कीवर्ड्स को ईजिली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आप समझो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संरचना और परिवर्तन। देखो, लेव वाइगोट्स्की ने परिवर्तन की बात नहीं करी, संरचना की नहीं बात करी। लेव वाइगोट्स्की कहता है, सॉरी भैया, तोबा कहते हैं, ठीक है, लेव वाइगोट्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा समाज में सीखता है, समाज के साथ सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्तिक विश्वास करते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करना ज़रूरी होता है? देखो यहाँ पर ना मैं आपको दिखाती हूँ लॉरेंस कोहलबर्ग का, पहले देख लो ज़रा आप सिद्धांत। ठीक है, देखो ये है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, देखो ज़्यादा दूर नहीं कर पाऊंगी मैं कैमरा बार। ठीक है, ये कह रहे हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसके 2 स्टेज है बताएं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता और है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। दूसरी बताई इन्होंने रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें क्या होता है, आंतरिक सौहार्द एवं अनुसारिता। वही यार, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, दूसरा हो गया सत्ता, वो गुड बॉय गर्ल नाइस गर्ल वाला कॉन्सेप्ट ना, सत्ता एवं, यार मुझे एक बात समझ नहीं आता, लड़कियाँ हमेशा नाइस क्यों होती हैं, लड़कियाँ हमेशा गुड क्यों होती हैं? मुझे तो यार नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, गलत हो जाएगा फिर आप कहूँगी कि मैम ने ऐसी बात कह दी। छोड़ो। सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। ठीक है, ये इसमें आगे सत्ता और सामाजिक व्यवस्था की बात करी जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस सिद्धांत पर व्यक्ति विश्वास रखता है कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव कर लेना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, जो रूढ़िवादिता है ना उसको थोड़ा सा उसको हटा दो, अगर कोई ऐसा गलत कानून है उसे चेंज कर दो, इस तरह की बात। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था अनुपालन, यहाँ पर अनुपालन कर रहे हैं, ये देखो अनुपालन कर रहे हैं। अनुपालन का मतलब समझते हो ना, फॉलो करना, ना कि उसको छोड़ना। ठीक है, अब आ जाता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये एकदम मस्त चीज, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्तता। ठीक है, इसी के अंदर है ये कॉन्सेप्ट, किसके अंदर है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्तता के अंतर्गत आ जाता है। सार्वजनिक नीति परक सिद्धांत उन्मुक्तता
विविधता के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि अगर समाज में कोई रूढ़िवादिता है, कोई गलत चीज़ है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने नियम कायदे कानूनों को बदल देना चाहिए। हम पुरानी चीज़ों के साथ में क्यों चलें, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ये पता है बहुत टफ क्वेश्चन बना देता है कभी कभी, ठीक है। मतलब आपको लगता है यार क्या ही पूछ रहा है, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। जब आपको ऐसा लगे कि ये क्या ही पूछ रहा है और हमको समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना होता है, आपने क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं होता है, आपने सीधे आ जाना होता है ऑप्शन की तरफ, ठीक है। देखो हम ऑप्शन से थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रकार, कौन सा प्रकार, भाषिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं, ये भाषिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। क्या भाषिक बुद्धि, अंतः स्थिति, अनुपालन संभावना, कुछ नहीं आया समझ में, लेकिन यहाँ पर भी लिखा है देखो, इस अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, यानी कि हमने इस पे ध्यान नहीं देना, हमने इस पे ध्यान, अरे यार कलम हो गया, क्या आफत हो गई, चल ही नहीं रहा है, हमने ठंड लग गई इस पे ध्यान यार बहुत, पता है मेरा हाथ ना थोड़ा उल्टा उल्टा पड़ रहा है इधर से, इसलिए साथ सही सा ड्रॉ नहीं हो पाया। खैर जो भी, संभाल लेना, ठीक है। अब देखो अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, इसमें भी तो हमें किसका मतलब होना चाहिए, हमें इसका मतलब होना चाहिए। क्या भाषिक बुद्धि लेखपाल के अंदर होती है, लेखापाल के अंदर होती है, नहीं होती, टीचर के अंदर होती है, अधिवक्ता के अंदर होती है, ठीक, गलत हो गया। बुद्धि का प्रकार क्या है, कहाँ गया, स्थानिक बुद्धि। क्या स्थानिक बुद्धि क्या स्थानिक बुद्धि वास्तुकार के अंदर होती है, हाँ हो सकती है, सस्पेक्टेड। क्यों स्थानिक बुद्धि वास्तुकार के अंदर नहीं होती, क्या हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत भूल गए आप लोग। होती है भैया, स्थानिक बुद्धि किसके अंतर्गत होती है, जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वास्तुकार, उसके अंदर होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है आपका बुद्धि का प्रकार क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि। क्या शारीरिक गतिक बुद्धि जो है वो गायक के अंदर होती है, अरे नहीं होती, जिम्नास्ट वाले होते हैं उनके अंदर होती है, खिलाड़ियों के अंदर होती है, ठीक है। अब बुद्धि का प्रकार क्या है, ये भी गलत हो गया। अंतः स्थिति प्रकृतिवादी बुद्धि क्या शिक्षक के अंदर होती, ये भी नहीं होती, तो फिर एक ही बचा ना आपका राइट आंसर, कौन ऑप्शन कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। देखो स्थानिक बुद्धि किसके अंदर होती है, वास्तुकार के अंदर होती है, ठीक है, हो गया सही। अब देखो वैसे पता है इस क्वेश्चन पे जो आपका सीटेट है ना, CBSE, उसने सबको कॉमन नंबर दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बी, लेकिन सीटेट ने इसमें कॉमन नंबर दिया था, सभी को मिला था। अब क्या आ जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें शिक्षक क्या होता है, क्या करता है, अभी क्वेश्चन आगे का मीन्स ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं निर्देश देता है, हाँ ठीक है निर्देश देता है, कोई शक नहीं है भैया, बिल्कुल निर्देश देता है, तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करता है। मतलब शिक्षक तो चलो निर्देश देता है, लेकिन जो विद्यार्थी है क्या वो अंधवत अनुसरण करता है। देखो विद्यार्थी अनुसरण कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई अंधवत अनुसरण नहीं करेगा, देखभाल के अनुसरण करेगा, अपनी खोपड़ी शरीफ को यूज़ करके अनुसरण करेगा, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया, नेगेटिव कीवर्ड आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। जो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षक होता है वो क्या करता है कि जो बच्चा है उसके सीखने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको सामाजिक रचनावादी रूप में देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा समाज से ही तो सीखता है, ठीक है ना। तो ये सस्पेक्टेड हो गया आपका। एक कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या, देखो भैया आपने कठोर नहीं रखना, कोई चीज़ कठोर नहीं, लचीलापन लाओ। NEP 2020 क्या कहती है, लचीलापन होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर आ गया मानकीकृत, भाई मानकीकृत जो है ना वो निगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। मानकीकृत क्या है, एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो आपने मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं रखनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड करिकुलम की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो ये हो गया आपका गलत। अब आपका डी ऑप्शन क्या कहता है, आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करो ना।
आकलन करना चाहिए ताकि हम बच्चे की कमियों को दूर कर सकें, उसके सीखने के तरीके को पता लगा सकें, उसको कैसे बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है ये पता चल सके, बच्चे की समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए होता है आकलन, इसलिए थोड़ी ना होता है आपने आकलन करा और बच्चे को श्रेणियों में बांट दिया अलग अलग। नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अगर ये चाहिए स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहो। ठीक है, अब आ जाता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाए वह कैसा होना चाहिए। देखो भैया, अगर तुम स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड उसके अम्मा पापा को दे रहे हो, ठीक है, तो वो उसकी कितनी कुटाई लगाएंगे, आपकी भी लगी होगी, आपको भी पता होगा, तो फिर कैसा दोगे, कैसा दोगे आप खुद सोचो। मतलब आप इस तरह का कार्ड दो ना कि पेरेंट्स भी बच्चे को उसके अध्ययन में मदद करें, उसकी फीलिंग्स को समझें, उसकी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें, उसको हेल्प करें। ऐसा रिपोर्ट कार्ड बना के दो ना ताकि वो बच्चे को हेल्प करें। तो क्या आप मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित बना कर दोगे? देखो मानक, मानक निगेटिव कीवर्ड आ गया, ये क्वेश्चन यहीं कट गया। ठीक है, परीक्षा पर आधारित, परीक्षा पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपने बच्चे का क्या देखना है, डिसिप्लिन भी देखना है, आपने बच्चे का क्या देखना है, ग्रूमिंग भी देखनी है, उसका बिहेवियर भी देखना है, उसकी क्राफ्ट भी देखनी है, उसका बोलने का तरीका भी देखना है, उसका भाषाई विकास भी देखना है, उसका मेंटल डेवलपमेंट को भी समझना पड़ेगा। हर चीज़ को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उसकी हॉबीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा, या फिर वो किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है उन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा रिपोर्ट कार्ड बना के देना है, ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप परीक्षाओं के आधार पर एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया आपने, उस बेसिस पे आप उसको जो पेरेंट्स हैं उनको क्या दे रहे हो, आप उसका रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो। तो आपने ऐसा नहीं करना। रिपोर्ट कार्ड तो समझ रहे होंगे ना आप लोग, अरे अंक तालिका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, अब देखो वी ऑप्शन क्या होता है, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित। फिर आ गया मापदंड, मानक, मानकीकृत, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव कीवर्ड हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या आ जाता है, छुपा लो इसको। ठीक है, अब देखो अब आ जाता है विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कर। अच्छा आप एक बात बताओ, पेरेंट्स की तो वैसी आदत होती है कि पड़ोस वाली खाला की बेटी के तो इतने नंबर आए, सजानपुर वाली शबनम चच्ची की लड़की के तो इतने नंबर आए, तुम्हारे क्यों कम आए। ये वाले कितने टॉन्ट बच्चों को झेलना पड़ते हैं। ठीक है, क्या टून झेलना पड़ती है, कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है, आप सब लोग जानते हैं। तो भैया कभी आपने ऐसा नहीं करना है। आप लिख के दोगे वहाँ पर कि जो मिश्रा जी हैं उनके बेटे के नंबर इतने आए, आपके बेटे के इतने आए, तो अच्छा लगेगा रिपोर्ट कार्ड। तो आपने क्या सहपाठियों से तुलना करके दोगे? नहीं दोगे ना, कट करो इसे। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति विशिष्टता को प्रदर्शित करना। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट कार्ड दो जिसमें बच्चे की प्रगति के बारे में लिखा हो और उसकी विशिष्टता के बारे में लिखा हो कि बच्चे के अंदर, आपके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, जिससे क्या करें बच्चे उसी में वृद्धि करें, उसी को वैल्यू दें, बच्चे को उसी को करने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चा भी खुश रहेगा, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। आपने देखा है ना कि कुछ पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चा अगर डांस में अच्छा ना हो और सपोज दैट बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो वो कहते हैं नहीं बच्चे को डांस में अच्छा होना चाहिए। भैया पेड़ को खींच खींच के तो बड़ा नहीं करा जा सकता ना। आप मछली को कितना भी पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर लो, वो उड़ने नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो गया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो ऐसे बच्चे हैं ना कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं,
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वो होते हैं या तो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या फिर जो बोल नहीं पाते, या फिर जो ठीक से सुन नहीं पाते, या फिर जो मानसिक मंदित हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, या फिर वो अगर सही भी होते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती, या फिर ऐसा हो सकता है उनके पेरेंट्स ना हो। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है हास्यप्रद बालक। ठीक है, हास्यप्रद बालक या हास्य प्राय बालक। मतलब जैसे आपने कॉपी लिखी है ना एग्जाम में, तो ऐसे करके आप हाशिया खींचते थे ना एग्जाम में, ऐसे करके हाशिया खींचते थे, फिर इधर लिखते थे उत्तर नंबर, फिर इधर पूरा क्वेश्चन इधर लिखा जाता था। ये जगह को आप छोड़ देते थे। इस जगह को आप क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि ये हाशिए के इधर, तो ये बालक ये होते हैं कि समाज यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो ये बच्चे बेचारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इन्हें समाज छोड़ देता है। या तो ये सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, या फिर ये आर्थिक रूप से वंचित होते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने ऐसे बालकों के लिए क्या करना है? परीक्षाओं पर केंद्रित हूँ, मतलब आप सिर्फ परीक्षाओं पर केंद्रित रहेंगे, मतलब फोकस आपका सिर्फ परीक्षाओं पर होगा, तो फिर इन बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? भैया कुछ भी तो फ़ायदा नहीं होगा। परीक्षाएं कराते रहो, बच्चे के अंदर किस चीज़ का विकास कर लोगे आप? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित। नो, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में आप ना तो परीक्षाओं पर केंद्रित रह सकते हैं, ना ही आप पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रह सकते हैं, और ना ही आप टीचर पर केंद्रित रह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही गलत हो गए। दूसरा क्या है? संलग्न और संदर्भित। देखो संलग्न तो आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये बच्चा है और यहाँ से अगर समाज शुरू, जैसे ये बच्चा है, देखो दिख रहा होगा, और यहाँ से अगर समाज शुरू हो रहा है तो आप इस बच्चे को इस समाज के साथ में संलग्न कर सकते हो। संलग्न माने होता है जोड़ना। ठीक है, इस बच्चे के साथ में इस समाज के साथ में संलग्न कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? संदर्भित भी कर सकते हो। इसे इस संदर्भ में भी चीज़ें सिखाओगे, सामाजिक संदर्भ सिखाओगे, भाषाई संदर्भ। ठीक है, उस तरह से उस चीज़ों को कंप्लीट करोगे। मानकीकृत देखो सीटेट जो देवता है ना, उन्होंने ये काम बहुत अच्छा करा। उन्होंने मानकीकृत वर्ड दे दिया। मानकीकृत, मानक, कंठस्थीकरण, ड्रिल, ये सारे निगेटिव कीवर्ड हैं। जिस ऑप्शन में लगाओ ना उसको ऐसे काट देना, कभी सही नहीं हो सकता। ओके, तो सी जो है सही है। आप क्या करोगे? बच्चे को संलग्न करोगे, जोड़ोगे, अटैच करोगे। किससे? जो सामाजिक वंचित है उसको समाज से जोड़ोगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आ जाता है आपका 13वां क्वेश्चन, शर्माहट वाला क्वेश्चन, झिझक वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि लिंग है जबकि जेंडर है। आपने बताना होता है कि लिंग क्या है और आपने बताना होता है कि जेंडर क्या है। ठीक है, देखो आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रटा होगा और कई बार रटा होगा और आपको इसका राइट आंसर भी पता होगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक बार इसको समझ लेना है फिर से। देखो लिंग क्या है? जैविक प्रक्रिया है, जबकि जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है। एक ऑप्शन ये हो गया। फिर इसको समझिए, लिंग क्या है? वो सामाजिक संरचना है और जेंडर जैविक है। देखो एक बात तो हमें साफ साफ पता है कि लिंग कभी सामाजिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिंग को बोलते हैं सेक्स। ठीक है, और सेक्स क्या है? आपकी बायोलॉजिकल नीड है। सेक्स क्या है? आपकी बायोलॉजिकल नीड है। अब जब आपने एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है तो आपका यहाँ पर मैच हो गया कि सेक्स क्या है? जैविक है। सेक्स क्या है? जैविक है। आप देखते हैं कि आप अपने चेकअप वगैरह कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपका सेक्स लिखा होता है, एफ लिखा होता है, ठीक ना, फीमेल, मेल, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। कभी वहाँ पर लिखा देखा आपने? जेंडर नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि जेंडर आपका साइंस की लैंग्वेज में नहीं होता, मतलब बायोलॉजी की लैंग्वेज में नहीं होता है। ठीक, जेंडर, क्योंकि जेंडर जो है ना वो एक सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा इसको वैल्यूज़ दी जाती हैं। लेकिन जो आपका सेक्स है, जो आपका लिंग है, वो क्या है? वो जैविक है। ठीक है, देखो यहाँ पर जब पहला वर्ड ये है तो बायोलॉजिकल यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है? सामाजिक। बायोलॉजिकल बाद में है तो ये तो अपने आप में कट गया। फिर यहाँ पर बायोलॉजिकल आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी बायोलॉजिकल इस पूरे में है ही नहीं। फिर यहाँ पर बायोलॉजिकल आना चाहिए, बायोलॉजिकल इसमें भी नहीं है। तो फिर आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? क्या शिक्षक समूह कार्य करा सकता है? हाँ करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता, लेकिन किसके लिए कराना है? मूल्यांकन के लिए कराना है। ठीक है,
क्या शिक्षक कक्षा में भागीदारी करा सकता है? हाँ, बिल्कुल करा सकता है। क्या शिक्षक पोर्टफोलियो बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, कोई शक नहीं है। क्या शिक्षक प्रस्तुतिकरण करा सकता है? हाँ, प्रस्तुतिकरण भी करा सकता है। तो कौन सा हुआ राइट आंसर? देखो अभी तक हमें कोई निगेटिव कीवर्ड नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। तो आपका पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी और चौथा भी, ठीक है। तो दिस इज राइट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग एंड रॉन्ग, ओके। डी। देखो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया वाला। अब आ जाता है आपका 15वां क्वेश्चन, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, किसके बारे में? भाषा की बात हो रही है, ठीक है। और किसकी बात हो रही है? संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि भाषा के लिए और संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा कथन सही है? भाषा की ये क्वेश्चन पता है रिपीट हो चुका है, जो मैंने पहले पार्ट ए बताया, पार्ट जो फर्स्ट बनाया था ना, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, होती है। अगर भाषा नहीं होगी तो संज्ञान कैसे डेवलप होगा? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ हिंदी से होगा संज्ञान डेवलप, लेकिन कोई तो भाषा होगी, चाहे चाचू ची करो, चाहे पू 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 करो, या कोई भी लैंग्वेज बना लो, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना, भाषा होनी चाहिए, तभी तो संज्ञान बनेगा। चाहे इशारों की भाषा हो, चाहे शब्दों की भाषा हो, चाहे जज्बातों की भाषा हो, या फिर एक्सप्रेशंस की भाषा हो, भाषा तो चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा में भूमिका नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, आपने कट कर दिया, ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा डालती है। वाह वाह वाह, क्या बात कहा है, फक्र है सीटेट हमें तुम्हारे ऊपर। गलत बात, बाधा नहीं डालती, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या आपका? भाषा और संज्ञान विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है, मतलब ये मानो कि संज्ञान डेवलप हो गया बिना भाषा से। भाई एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मर्ज हैं, ठीक है। तो राइट हो गया आपका ए। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। देखो ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट हो कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा टाइम बचेगा, उतने बेहतर नंबर आएंगे। निगेटिव कीवर्ड्स को समझो, पॉजिटिव कीवर्ड को समझो और मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लेकर आओ, ठीक है। बाय एंड गुड नाइट।